नमस्कार सभी को मेरा। तो बच्चों, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं होम साइंस का पहला चैप्टर, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध। तो देखिए, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा सब कुछ पढ़ाई का मामला डिले हो चुका है, लेकिन अब अपने शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं जब फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जो जा रही हूँ, इस टाइम आप क्या करना है, आप अपनी बुक्स खोल कर रखें अपने पास में। मैं बुक के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। और तो शुरू करते हैं मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, होम साइंस की पहली यूनिट, जिसका पहला चैप्टर है किशोरावस्था में विकास। विकास के कई एस्पेक्ट्स हैं इसमें, शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। तो सबसे पहले अपने को इसमें चैप्टर का नाम ही किशोरावस्था से संबंधित है, तो अपने को ये समझना है कि वास्तव में किशोरावस्था क्या है। तो किशोरावस्था जो शब्द है वो इंग्लिश के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। किशोरावस्था आपके इस क्लास के अंदर इस चैप्टर को डालने का उद्देश्य ये है कि अब आप जिस स्टेज में चल रहे हैं वो वास्तव में किशोरावस्था ही है। तो आपने किशोरों के लिए कई बार ये भी सुना होगा कि किशोरों को टीनेजर्स भी बोला जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि किशोरों को टीनेजर्स क्यों बोला जाता है? एक्चुअली जो एज ग्रुप इसमें आता है उसमें पीछे टीन लग जाता है। जैसे मान लीजिए ये शुरू हो जाती है 13 से, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो इसके कुछ ईयर्स जो इंग्लिश में अगर अपने उनको बोला जाए तो उसके पीछे टीन लग जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है टीनेजर्स। समझ आई बात कि किशोरावस्था को टीनेजर्स, किशोर बालकों को, बालिकाओं को टीनेजर्स इसलिए बोला जाता है कि उनकी जो अवस्था है 13 से 21 वर्ष। ऐसे किशोरावस्था में कुल आयु आती है 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष। तो 13 से 19 वर्ष की जो आयु है, इसको जब अपने इंग्लिश में बोलते हैं 13 to 19, तो इनके पीछे टीन लगाता है और इसीलिए आपको बोला जाता है टीनेजर्स। तो अब अपने की इसको बुक से ही शुरू करते हैं। आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। तो इसमें स्टार्टिंग में यही बात बताई गई है कि किशोरावस्था, आप बुक में देखिए, किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। एडोलसेंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से माना गया है, जिसका सामान्य अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। तो प्रश्न कई बार एक नंबर के प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसमें पूछ लिया जाता है कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तथा इसका सामान्य अर्थ क्या है। तो सिंपल सा अर्थ है कि किशोरावस्था है, जिसका किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में एडोलसेंस बोलते हैं। और एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जिसका सामान्य अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। देखिए, इसका अर्थ भी अगर देखा जाए तो जितनी वृद्धि और विकास हमारे पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा वृद्धि और विकास होती है गर्भावस्था के दौरान, लेकिन जीवन या जन्म होने के पश्चात जो सबसे ज़्यादा विकास रहता है वो रहता है किशोरावस्था में। इसीलिए इसका अर्थ भी है बढ़ना या विकसित होना। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शारीरिक, मानसिक एवं अल्प बौद्धिक परिवर्तनों की अवस्था किशोरावस्था है। तो आपने देखा होगा कि इसमें कई प्रकार के तो मैं आपको बता रही थी कि इसकी डेफिनेशन दी है कि बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था से आप पढ़ के आए हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, आपने ये सब कुछ 11th में पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि बाल्यावस्था का कब से कब तक? 6 से 12 वर्ष, यानी कि बाल्यावस्था के अंत से, बाल्यावस्था का अंत कब हो गया? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था। इसके बाद बाल्यावस्था के अंत से प्रौढ़ावस्था तक के महत्वपूर्ण परिवर्तनों जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन एवं अल्प बौद्धिक परिवर्तन की अवस्था क्या है? किशोरावस्था है। आपने देखा होगा कि इस टाइम आप में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। आप तो अपने बात कर रहे थे किशोरावस्था की परिभाषाओं की, तो जिसमें कारमाइकेल के अनुसार था, दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें व्यय संधि प्रारंभ होती है।
तो व्यय संधि आप याद कीजिए 11th वाला, जिसमें मैंने बताया था आपको कि व्यय संधि अवस्था उत्तर बाल्यावस्था के अंत से कुछ समय पहले शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के प्रारंभ के बाद भी कुछ वर्षों तक 1-2 वर्ष तक बनी रहती है। यानी कि ओवरलैपिंग एज थी जो मैंने बताया था, उत्तर किशोरावस्था और किशोरावस्था की जो बीच की अवस्था है, यानी कि कुछ वर्ष उसके अंदर उत्तर किशोरावस्था के आ जाते हैं, अंतिम 1-2 वर्ष, और कुछ प्रारंभिक 1-2 वर्ष किशोरावस्था के अपने में समाये होती है, तो उस अवस्था को बोला जाता है व्यय संधि अवस्था। या साधारण शब्दों में बताऊं तो जब बच्चा पूरी तरह से, जब बच्चे की उत्तर किशोरावस्था की समाप्ति नहीं होती, जैसे मान लीजिए 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का ये जो बीच का समय है, इसका 10 से 12 वर्ष आ जाते हैं बाल्यावस्था में और 13 से 14 वर्ष आ जाते हैं किशोरावस्था में। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड होता है कि ना तो पूरी तरह से बाल्यावस्था का अंत और ना ही पूरी तरह से किशोरावस्था का प्रारंभ, तो ये बीच की जो एज है वो कहलाती है व्यय संधि अवस्था। तो वास्तविक, एक बार वापस रिपीट करती हूँ, वास्तविक दैहिक दृष्टि से एक व्यक्ति तब किशोर बनता है जब उसमें व्यय संधि प्रारंभ होती है और उसमें संतान उत्पन्न करने की योग्यता प्रारंभ हो जाती है। वास्तविक आयु की दृष्टि से बालिकाओं में व्यय संधि अवस्था 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य प्रारंभ होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है और याद भी रखना है कि बालिकाओं में व्यय संधि, जिसको यौवनारंभ भी बोला जाता है, व्यय संधि या यौवनारंभ की अवस्था कब से कब तक होती है, तो ये है 12 वर्ष की आयु से 15 वर्ष की आयु के मध्य। इस आयु अवधि में 2 वर्ष की आयु किसी और भी घट बढ़ सकती है। बालकों के लिए व्यय संधि का प्रारंभ इसी आयु में प्रारंभ होता है। बहुधा वह बालिकाओं की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष देर से प्रारंभ होता है। तो ये बात भी आपने 11th में पढ़ी है, मैंने आपको अच्छे से बताया है कि विकास की हर एक अवस्था वो लड़कियों में पहले शुरू होती है जबकि लड़कों में बाद में शुरू होती है। कारमाइकेल की नेक्स्ट पढ़ते हैं। कारमाइकेल की उपयुक्त परिभाषा बड़ी व्यापक रूप में है। जर्सील्ड की परिभाषा में भी यह स्पष्ट है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था की ओर बढ़ता है। लेकिन किशोरावस्था को निश्चित अवधि की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। यह अवधि तीव्र गति से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों, विशेषतः यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि है। कहने का मतलब है कि इसको एक लिमिटेड टाइम में नहीं बांधा जा सकता। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो यह अवस्था तब तक है जब तक कि एक लड़की या लड़का प्रजनन क्षमता को विकसित नहीं कर लेता। तो देखिए इस लाइन में भी यही बोला गया है कि विकास से प्रारंभ होकर, यौन विकास से प्रारंभ होकर प्रजनन परिपक्वता तक की अवधि है। प्रजनन परिपक्वता जनन क्षमता उत्पन्न हो जाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह गौण यौन लक्षणों के प्रकट होने से लेकर यौन एवं प्रजनन परिपक्वता की ओर अग्रसर होने का समय है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर होता है तो वह सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से उपेक्षाकृत आत्मनिर्भर हो जाता है, जिससे समाज में वह अपनी एक अलग पहचान बनाता है। देखिए आगे फिर बताया गया कि किशोरावस्था को सुविधा की दृष्टि से 2 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। उप अवस्थाएं मतलब उसको आगे फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसको बोला जाता है उप अवस्थाएं। तो किशोरावस्था मैंने आपको बताई 13 से 21 वर्ष। इस 13 से 21 वर्ष की आयु को भी आगे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक को बोला गया पूर्व किशोरावस्था और दूसरी को बोला गया है उत्तर किशोरावस्था। तो देख आगे अपने पढ़ते हैं क्या है ये। किशोरावस्था का आरंभिक काल यौवनारंभ है। यौवनारंभ कौन सा आरंभिक काल? वही जो अभी अपनों ने बात की थी व्यय संधि की। तो किशोरावस्था का आरंभिक काल यौवनारंभ है, जिसमें अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। ये एक लाइन बड़ी डिफरेंट से दी है इस बुक्स वाले राइटर ने। तो कहने का मतलब यहाँ यही मतलब है कि जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है तो लड़कियों में स्त्रियोचित गुण आने लगते हैं और बालकों में पुरुषोचित गुण आने लगते हैं।
यह काल बाल्यावस्था की समाप्ति से कुछ पहले शुरू हो जाती है। कौन सी? जो यहाँ भी बात हो रही है यौवनारंभ, यानी कि व्यय संधि की, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, साथ में आप इसको व्यय संधि भी लिख लीजिए। कई बार इसको इंग्लिश में इंग्लिश वर्ड भी दे दिया जाता है, इसको बोला जाता है इंग्लिश में प्यूबेरिटी, PUBERTY। प्यूबेरिटी, यौवनारंभ, व्यय संधि, तीनों एक ही बात है। किशोरावस्था का आरंभिक काल यौवनारंभ है, जिसमें अलिंगता समाप्त होकर लिंगता आ जाती है। यह काल बाल्यावस्था की समाप्ति से कुछ पहले शुरू होता है और किशोरावस्था प्रारंभ होने के कुछ बाद तक चलती है। यौवनारंभ को कभी कभी प्राक किशोरावस्था भी कहते हैं, आप इसे भी अंडरलाइन करें। इस समय शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन तेजी से होता है। इसमें बालोचित शरीर, जीवन के प्रति बालोचित दृष्टिकोण और बालोचित व्यवहार पीछे छूट जाते हैं। आ गई वही बात कि इस अवस्था, जब कौन सी ये अवस्था प्रारंभ होती है, कौन सी? यौवनारंभ। तो इस समय क्या होता है, हमारे जो बचपन के व्यवहार हैं, बालपन वाली आदतें हैं, बालपन वाली रुचियां हैं, वो सारी पीछे छूट जाती है और एक हम नया व्यवहार ही अपनाने लग जाते हैं, या जो पहले वाला व्यवहार है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने लग जाते हैं और उनकी जगह परिपक्व शरीर, बदलती हुई अभिवृत्तियाँ और नए प्रकार का व्यवहार ले लेते हैं। यौवनारंभ लड़कियों में 9-10 वर्ष की आयु से लेकर मासिक धर्म की शुरुआत तक का काल है। लड़कों में यौवनारंभ 12 वर्ष से शुरू होकर प्रथम स्वपन दोष 14 से 15 वर्ष तक रहता है। यौवन विकास आरंभ होने के बाद भी एक निश्चित गति से कुछ वर्षों तक चलता है, जब तक कि पूर्ण जनन परिपक्वता प्राप्त नहीं हो जाती। 13 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष तक के काल को किशोरावस्था कहते हैं। तो संपूर्ण किशोरावस्था में कौन सा, कितने से कितने वर्ष आ जाते हैं? 13 वर्ष से लेकर 20 से 21 वर्ष। तो किशोरावस्था पूछ ली जाए तो किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक मानी जाती है। इसकी 2 उपावस्थाएं हैं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अभी अपने इसको आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट करते हैं पूर्व किशोरावस्था। देखिए, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। प्रारंभिक वर्ष आ जाएंगे किशोरावस्था के, जो प्रारंभिक वर्ष है 13 से लेकर 16 से 17 वर्ष तक, ये तो आ जाएंगे पूर्व किशोरावस्था में। और इसके बाद वाले जो वर्ष हैं 17 से लेकर 21 वर्ष तक, तो ये आ जाएंगे उत्तर किशोरावस्था में। उत्तर का मतलब ही, उत्तर इसका मतलब यहाँ आंसर से नहीं है, उत्तर मतलब बाद में, यानी कि प्रारंभिक वर्ष पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्ष पूर्व किशोरावस्था में आएंगे और इसके बाद वाले वर्ष उत्तर किशोरावस्था में आएंगे। तो अभी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपने आगे पढ़ेंगे। फिर पूर्व किशोरावस्था, यह अवस्था 13-14 वर्ष से लेकर 16 या 17 वर्ष की होती है। लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से 16 वर्ष होती है तथा लड़कों में लगभग 1 वर्ष बाद प्रारंभ होती है। यानी कि लड़कों में ये शुरू होगी 14 से और ख़त्म कब होगी? 17 वर्ष तक। तो लड़कों में ये होगी 14 से 17 वर्ष और लड़कियों में होगी 13 से 16 वर्ष। फिर नेक्स्ट आ जाता है उत्तर किशोरावस्था। लड़कियों की 16-17 वर्ष से 20 से 21 वर्ष तक की अवस्था है, वह लड़कों की 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। आप इसको अलग अलग अपने पेन से लिख लीजिएगा। लड़कियों में हो गई ये 13 से 16 वर्ष और लड़कों में हो गई पूर्व किशोरावस्था में लिखना लड़कियों की 13 से 16 वर्ष और लड़कों की 14 से 17 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था में आप लिखना लड़कियों की 17 से 21 वर्ष और लड़कों में आप लिखना 18 से 21 वर्ष। लड़कियों की 16-17 वर्ष से 20 से 21 वर्ष तक की अवस्था है, वह लड़कों की 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की है। पूर्व और उत्तर किशोरावस्था की विभाजक रेखा 17वें वर्ष के आसपास मानी जाती है। विभाजक रेखा मतलब पूर्व किशोरावस्था को उत्तर किशोरा से अलग करने वाला वर्ष कौन सा माना जाता है? 17वें वर्ष माना जाता है। तो 17वें वर्ष के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है वो पूर्व किशोरावस्था को उत्तर किशोरा से अलग करने वाला टाइम पीरियड होता है। जबकि सामान्य लड़का या लड़की 11वीं-12वीं कक्षा में होते हैं। तो अभी आप कौन से एज में हो? इस विभाजक रेखा वाले एज में हो। आपकी जो एज है वो आप देख लीजिए, आप अपनी क्लास में लगभग स्टूडेंट 16 से 17 साल के होंगे।
तो आपकी जो है कि ये इन बिटवीन वाली एज चल रही है किशोरावस्था की, वो विभाजक रेखा वाले वर्ष चल रहे हैं एक्चुअली। जबकि सामान्य लड़का या लड़की 11वीं या 12वीं कक्षा में होते हैं, माता पिता उसे प्राय वयस्क समझने लगते हैं। बोल देते हैं ना कई बार, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बड़े हो गए। लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है ये आगे आएगा। माता पिता उसे प्राय वयस्क समझने लगते हैं और वह प्रौढ़ों के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए या कॉलेज या किसी व्यवहारिक प्रशिक्षण में जाने के लिए तैयार समझा जाता है। किशोरावस्था की विशेषताएं, आगे पढ़ते हैं अभी। किशोरावस्था की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं किशोरावस्था की? तो सबसे पहला इसमें बताया गया किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। देखिए शैशवावस्था कौन सा टाइम, पहले याद करिए। शैशवावस्था मतलब जब बालक लगभग 1 वर्ष का होता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की अवस्था, या कई बार इसको कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था भी माना है। तो कहने का मतलब जो बचपन वाली अवस्था थी, जब हम 2 साल के थे, तो वो शैशवावस्था। तो उस टाइम क्या रहता है, हमारी विशेषताएं क्या थी कि हर चीज़ मेरी, जिद करना किसी चीज़ के लिए, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति। तो ऐसी ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी किशोर बालक में भी पाई जाती है, जैसे देखा देखी करना। अगर किसी मित्र के पास कोई और अच्छी चीज़ है, फ्रेंड्स के पास, तो वैसे की वैसे लेने की इच्छा रखना। तो एक चंचलता भरा व्यवहार जो बच्चे में भी होता है और एक किशोर में भी होता है। तो कहने का मतलब है कि बालक के या बच्चे के जो कुछ लक्षण है वो किशोर बालक से भी मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए इसको शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। मचलना, चंचलता, जिद करना, ये सारे लक्षण जो बच्चे में थे वो किशोर में भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे अपने कई बार बच्चों से किशोरों को यहाँ मैच किया है, तो कई बार अपने कह देते हैं बच्चा और बूढ़ा एक समान। तो ऐसा क्यों है कि आप बूढ़ा बच्चा हो गया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो लक्षण, जो विशेषताएं होते हैं, उनमें से कुछ समानताएं आने लगती है, इसीलिए उनको अपने बोल देते हैं कि ये तो बच्चा और बूढ़ा एक समान हो गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बच्चे में पाए जाते हैं, वैसे के वैसे सेम वापस से एक बार रिपीट होते हैं। कब? किशोरावस्था में। इसलिए किशोरावस्था को शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। किशोरावस्था की मानसिक विशेषताओं का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि इस अवस्था के कई लक्षण शैशवावस्था के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे बाल्यावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति कहा गया है। किशोर बाल्यावस्था की तरह चंचल होते हैं, उसमें बालकों की तरह संवेगशीलता भी अधिक होती है। संवेगशीलता मतलब इमोशंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, स्नेह की प्रवृत्ति, प्यार की प्रवृत्ति। लेकिन इन सब में भी सबसे ज़्यादा बच्चे में कौन सा होता है? ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, क्रोधी प्रवृत्ति। तो ये दोनों भी कुछ मैच कर जाते हैं किशोरों में। किशोर भी क्रोधित जल्दी हो जाते हैं, कुछ मनमानी चीज़ मिल जाए तो जल्दी से खुश भी हो जाते हैं। तो बच्चे में भी ऐसा होता है कि जब उसको मनचाहा खिलौना मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। जब माँ के साथ कोई दूसरा बच्चा आकर बैठ जाता है तो उसमें ईर्ष्यालु प्रवृत्ति भी जागृत हो जाती है। तो इस तरह के जब लक्षण मैच कर जाते हैं तो राइटर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बनाया कि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति किस में मिलती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। ये वापस वही बात रिपीट होगी कि जो सांवेगिक अस्थिरता पाई जाती है, संवेग अस्थिर होते हैं, उन पे उनका कंट्रोल नहीं होता। एकदम खुश हो जाना, एकदम से भड़क जाना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति आ जाना, तो ये सारे जो संवेगों की अस्थिरता है। अब जो बड़े होते हैं, जैसे अपने पेरेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जहाँ गुस्सा दिखाना होता है वहाँ गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो वहाँ अपना गुस्सा नहीं जाहिर करते, या जहाँ उनको अपनी हंसी दबानी होती है तो शायद वो दबा लेते हैं और स्थितियों के अनुकूल अपने संवेग प्रकट करते हैं, मेरा कहने का मतलब। लेकिन किशोरों में ऐसा नहीं होता, उनमें कंट्रोलिंग पावर, जो अपने संवेगों को कंट्रोल करने की पावर होती है, वो कम होती है। किशोरावस्था में तो मैं इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। किशोरावस्था सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था में बालक के व्यवहार में पाई जाने वाली अस्थिरता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है, इसलिए इसे तूफान व तनाव की आयु भी कहा जाता है। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करिए, तूफान व तनाव की आयु।
एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस किशोरावस्था का। तो ये तनाव और तूफान की अवस्था का कारण क्या है? तो इसका कारण है सांवेगिक अस्थिरता। इस अवस्था में शरीर और ग्रंथियों के परिवर्तनों के कारण संवेगात्मक तनाव बहुत बढ़ जाता है। तो इस अवस्था का कारण क्या है, तनाव और तूफान वाली अवस्था का? तो तनाव और तूफान बढ़ने का कारण क्या है किशोरों में? शरीर और ग्रंथियों में से परिवर्तन या ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनसे निकलने वाले हार्मोन। जस्ट हमारी जो ये क्रियाएं, शारीरिक मानसिक परिवर्तन है, उनके लिए वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस एज में। तो इसमें एक तथ्य गेसल ने भी बताया। गेसल के अनुसार इस आयु में वह अपने संवेगों पर नियंत्रण करने की प्रबल इच्छा निश्चित रूप से रखता है। इस प्रकार जो जो पूर्व किशोरावस्था समाप्ति की ओर बढ़ती है त्यों तो परंपरागत तूफान और तनाव के प्रमाण कम होते जाते हैं। गेसल का मानना ये है कि ये तनाव और तूफान पूर्व किशोरावस्था में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, किशोर बड़ा होने लगता है, उत्तर किशोरावस्था की ओर जाने लगता है, ये तनाव और तूफान उसमें धीरे धीरे कम होने लगते हैं, उसमें वयस्कों जैसे लक्षण आने लगते हैं। इस प्रकार किशोरों के संवेग प्राय तीव्र, अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले और विवेक शून्य तो होते हैं, लेकिन उनके संवेगात्मक व्यवहार में प्राय प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर सुधार होता जाता है। प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर यानी कि डे बाय डे बढ़ते हुए वर्षों में इसमें सुधार होता जाता है। जैसे जैसे वे उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ते जाते हैं उनमें संवेगात्मक सुधार होने लगते हैं। इस अवस्था में संवेगों की अस्थिरता उनके व्यवहार, सामाजिक संबंधों आदि में अधिक पाई जाती है। इस अस्थिरता के कारण वह अपने भविष्य के बारे में योजनाएं नहीं बना पाते। इस प्रकार उनकी पसंद में भी अस्थिरता पाई जाती है। इस कारण किशोरों में छुपी हुई असुरक्षा की भावना है। नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। तो देखिए थोड़ा सा पॉइंट्स बनाने में अंतर कर दिया गया है, लेकिन जो उसका सार निकल के आ रहा है वो यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ भी देखिए अब अपने को पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको ये एक्सप्लेन करना है कि किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है, लेकिन कैसे। ई हरलोक के अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तनों का ज्ञान धीरे धीरे किशोरों को होता जाता है और इस ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ वह वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। यानी कि बचपन वाला व्यवहार छूट जाता है और उसके स्थान पर वह वयस्कों जैसा व्यवहार करने लगता है, क्योंकि वह वयस्क दिखाई देता है। एम मरेश के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक अर्थात संपूर्ण विकास तेजी से होते हैं। इसमें बाल्यावस्था का शरीर, जीवन के प्रति बाल सुलभ दृष्टिकोण और बाल्यावस्था का व्यवहार पीछे छूट जाते हैं और उनकी जगह परिपक्व शरीर व बलवती हुई अभिवृत्तियाँ ले लेती हैं। किशोरावस्था में बाल्यावस्था की रुचियाँ, बाल्यावस्था के इंटरेस्ट, आदतें और धीरे धीरे जो है समाप्त होती जाती हैं। वे इस अवस्था में अपनी जिम्मेदारियां समझने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था में ये परिवर्तन बहुत ही तीव्र गति से होते हैं, इसलिए इनमें समायोजन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे समायोजन में सफलता मिलती जाती है। अब आप समझ आ रही है बात कि ये क्या कर रहा है कि बचपन वाले व्यवहार, आदतें धीरे धीरे छूटती जाती है उनकी जगह धीरे धीरे नए व्यवहार हम अपनाने लगते हैं। हमारे शरीर में भी परिवर्तन आने लगता है, हमारा सामाजिक दायरे में भी परिवर्तन आने लगता है। तो इस तरह से इस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था भी कहा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ें।